हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट वीडियो जो कि आपकी है टर्मिनल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो मेन पार्ट है जहां एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जहां हम जो है बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त करेंगे, वो आज पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में इसी चैप्टर के आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, वो वाला टॉपिक आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप बने रहना चैनल के साथ में, देखते रहना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। टॉपिक हमारा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यार ये सारी चीज़ें एक ही बात है। फाइनली हमने ये देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस और जो हमारा क्रैब साइकिल था या फील्डिंग रिएक्शन थी, उससे हमें क्या मिला था। उससे हमें NADH2 मिला था और क्रैब साइकिल से हमें FADH2 भी मिला था। मतलब दे आर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, वो रिड्यूस प्रोडक्ट हैं, वो हमें प्राप्त हुए थे। अब उनका हम क्या करने वाले हैं, फाइनली उनका हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस वाले जो NADH2 थे, अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो आप ग्लाइकोलाइसिस वालों को भी जो NADH2 थे उनको भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर के आओगे ऑक्सीडेशन के लिए। और जो क्रैब साइकिल के हैं वो तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है ही, और जो आपके लिंक रिएक्शन वाले NADH2 है वो भी वही है। तो यार फर्दर ऑक्सीडेशन अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्रिस्टी भी जो बनाती है एज यू नो, वहाँ पर होगा। तो उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस वालों को भी अंदर लाना पड़ेगा। तो उसको हम देखेंगे कैसे उसको अंदर लाते हैं, उसका एक अलग तरीका है। तो करते हैं शुरू वीडियो को। अगर आप प्रोकैरियोट्स में बात करो इसी की कि प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा मीजोजोम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोकैरियोट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, तो आप बताओगे मीजोजोम के अंदर चलती है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है, जहाँ पर आपको F1 F0 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो कि ATP सिंथेज है। नेक्स्ट है ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल F1 F0 कॉम्प्लेक्स। तो पहले जो बात होगी वो आपकी ATP सिंथेज नाम का जो एंजाइम है, जो कि एक दो तरह की जो प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीनों से मिलकर बना है। यानी अंदर वाली प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर होती है दैट इज F0, और बाहर वाली जो F1 है उससे मिलकर बना होता है। तो उसको हम पहले देखेंगे। यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल F1 F0 कॉम्प्लेक्स, या फिर फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल इसको कहते हैं। तो ये आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेगा। लिखा इट इज टेनिस रैकेट और क्लब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट हैज 3 पार्ट्स। बेस होता है इसका, एक स्टॉक होती है, इसके ऊपर हेड होता है। जो बेस प्लस स्टॉक है, F0 पार्ट विच एक्ट एज ए प्रोटोन चैनल। तो यार जो इसका F0 पार्ट है, ये जो बेस में आपको दिख रहा है, ये इसका जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन जहाँ चैनल रहता है। तो दैट इज F1। तो पूरा जो स्टॉक है और ये जो स्टॉक और बेस है, ये पूरा F0 है। यही एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, इसी के थ्रू प्रोटॉन्स का पंप होता है। आप आगे पढ़ोगे प्रोटॉन निकल के जाते हैं, तो आप आगे देखोगे। एंड हेड मेक F1 पार्ट विच एक्ट एज ATP सिंथेज एंजाइम। तो ये पूरा जो है वो आपका ATP सिंथेज एंजाइम होता है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोन, यार ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम NCERT में बताया गया है आपको कि 2 प्रोटोन के जो मूवमेंट है, जब आपका F0 जो आपकी है यूनिट, उससे जब 2 प्रोटॉन जाते हैं तो एक ATP बनता है। आगे आप पढ़ोगे कहीं हायर बुक्स में तो 3 हाइड्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन मूव करते हैं तो एक ATP बनता है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर बेस जो है वो NCERT रहता है तो आप 2 प्रोटॉन लगा देना, अगर हायर का रहेगा तो आप 3 प्रोटॉन चूज करना, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स आयन थ्रू द F1 पार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच यूज टू मेक ATP। आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका ATP सिंथेज एंजाइम के एग्जाम है, इमेज है, फोटो है। तो इसमें आपको दिखेगा कि एक F0 पार्ट है, स्टॉक और बेस उसने बनाया हुआ है, तब प्रोटॉन मैंने मूव करते हुए दिखाए हैं, और बाहर आपको एक ADP से एक ATP मिलेगा बनता हुआ। तो हम समझेंगे भी आगे कैसे बनता है। जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है तो जो बाहर वाली यूनिट होती है F1 यूनिट जो होती है, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। उसके ऊपर साइट्स होती हैं जहां एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर के बाइंड होते हैं, वहां पर फिर ATP का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन कहाँ से कहाँ होता है, ये वाला क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। आगे लिखा है एक्चुअली 2-NADH2 synthesized during the glycolysis is do not directly transported from cytoplasm to the mitochondria। तो यार ये एक बात आप ध्यान से सुनो, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो NADH2 था भाई, देखो यार अगर मान लो रेस्पिरेशन अगर एरोबिक है तो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH2 फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि वो रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस का जो ATP है वो वहीं के वहीं यूज होगा साइटोप्लाज्म में ही, फिर वहाँ आपको रिड्यूस करने में कुछ काम आएगा पायरुविक एसिड के, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन हम बता रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो NADH2 होगा वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अंदर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ लिखा है कि देयर इज मेम्ब्रेन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू NADH2 and therefore two type of shuttle system are operated on a membrane of mitochondria। दो तरह के शटल सिस्टम काम करते हैं, एक तो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, दूसरा होता है आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो जब आपका NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से अंदर आता है तो वो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसा समझो कि जब बाहर ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 NADH2 हैं, जब वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से अंदर आएंगे तो वो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है तो जो 2 NADH2 हैं बाहर वाले वो डायरेक्ट अंदर आते हैं और NADH2 ही रहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि NADH2 ही रहता है। तो ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है जब मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है, कम एनर्जी हमें तब मिलती है जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है। ये हम आगे समझा दूंगा आपको। एक बार यहाँ भी देख लीजिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कैसे काम करता है। तो देखो ये आपकी नॉर्मल बॉडी सेल्स में और जगह पर जहाँ एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ आपको ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल मिलेगा। जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, मतलब हार्ट में, किडनी में, लीवर सेल में, वहाँ आपको मैलेट एस्पार्टेट शटल मिलेगा, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली मसल्स में आपको ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल मिलता है, ठीक है। देखो क्या हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और बाहर से आपका जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH2 ये वाला, ये बाहर क्या करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है और इसको रिड्यूस कर देता है, NADH2 का यहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। फाइनली फिर जो है यही जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, वहाँ जाकर के वापस से रीसिंथेसाइज होता है और आपका FAD यहाँ पर एक कोएंजाइम है तो वो FAD आपका यहाँ पर फिर FADH2 का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब होता ये है कि फाइनल रिएक्शन में फाइनली बाहर का NADH2 जो है वो अंदर क्या है, FADH2 का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। यानी NADH2 जो है वो नहीं रहा है अब, अंदर जाके वो FADH2 हो गया है। सिंपल भाषा में आप इतना समझें कि NADH2 जो बाहर था वो अंदर जाके FADH2 में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से आप देख सकते हो ये मैलेट एस्पार्टेट शटल, इसमें आप देखोगे कि आपको याद होगा क्रैब साइकिल में मैलेट होता है, क्रैब साइकिल में मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, वो वाली रिएक्शन अगर याद होगी तो मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के टाइम पर आपको याद होगा वहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होता है और NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो उस रिएक्शन को जरूर याद रखना और फिर उसी पर बेसिस में हम बात करेंगे। तो ऐसा है, देखो यार बाहर जो मान लो आपका साइटोप्लाज्म में जो मैलेट है, ये साइटोप्लाज्म में जो मैलेट है ये क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आपका ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनता है और इसमें आपका NADH2 यूज होता है। फिर मैलेट आपको देखोगे मेम्ब्रेन को पार करेगा, मैलेट पार करके अंदर जाएगा और ये क्रैब साइकिल वाले में जुड़ जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। मैलेट फिर आपका वापस से ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपको पता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को अगर आप अमोनिया दे दोगे, मतलब एमिनो ग्रुप दोगे, तो वह एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लूटामेट एस्पार्टेट ये देख रहे हो, ये एक ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन चल रही है जिसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ग्लूटामेट ने अपना एमिनो ग्रुप दिया, ये ठीक है, और वो बन गया आपका एस्पार्टिक एसिड, ऐसा है। और यहाँ पर आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो ये ग्लूटामेट जो है ये बन गया आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट, मतलब ये तो ये बन गया और ये बन गया एस्पार्टेट, ऐसा। और एस्पार्टेट फिर बाहर गया, बाहर से फिर एस्पार्टेट जो है वापस से अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट और ये ऑक्सैलो एसीटेट बना करके, मतलब आप देखो ध्यान से यहाँ एक बार क्या हुआ है कि अंदर वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट था ये मतलब ये तो था क्रैब साइकिल वाला, ये वाला ये क्रैब साइकिल वाला है, और ये भाई आपका क्या करेगा फिर यहाँ पर अपना जो ये ग्लूटामेट है इससे एमिनो ग्रुप लेकर के एस्पार्टेट बना देगा, ठीक है।
और ये तो छोड़ दो एस्पार्टेट को अभी यहाँ मैट्रिक्स में ही। और ग्लूटामेट जो है जब आपका एक एमिनो ग्रुप डोनेट कर देगा तो ये बना देगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, और फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जाएगा बाहर, और बाहर जाकर के अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वापस से एस्पार्टेट बाहर आ जाएगा, और इस एस्पार्टेट से वापस से ये एमिनो ग्रुप लेगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देगा आपका ग्लूटामेट वापस, और एस्पार्टेट फिर से बाहर जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, और ऑक्जेलो एसीटेट वापस से फिर मैलेट बनाएगा। और इस पूरे चक्र से, इस पूरी साइकिल से हमें जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा जो NADH2 बाहर था ग्लाइकोलाइसिस वाला, वो एज इट इज जो है अंदर कन्वर्ट हो गया है, मतलब कहाँ, मैट्रिक्स में आ गया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मैलेट एस्पार्टेट शटल, जो कि आपका हार्ट सेल में, किडनी में और लीवर में चलता है। सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बना गया NADH2 अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल से आता है तो वो अंदर आकर के NADH2 ही रहता है, और अगर मान लो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है तो वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कम ATP प्राप्त होते हैं अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखा है नोट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट 38 ATP। तो ये तब है जब आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको 38 ATP मिलेंगे। अगर आइडियल कंडीशन रहती है तब मिलता है ऐसा। ठीक है, और ऐसा सेल के अंदर होता नहीं है, आइडियल तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में से चली जाती हैं कहीं भी। ठीक है, तो ये आइडियल बात है। फिर लिखा है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पामेटिक एसिड प्रोड्यूस 33 ATP। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन से आपके पामेटिक एसिड के 33 ATP मिलते हैं, और अगर आप 1 मोल ऑफ पामेटिक एसिड एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पामेटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका मिलेगा 129 ATP। तो यार ये डायरेक्ट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर ये एरोबिक ऑक्सीडेशन में जाएगा तो 129 ATP देगा, और बीटा ऑक्सीडेशन आपको पता ही है जो आपका पैरोक्सिसोम्स भी करते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम भी करते हैं, अगर वहाँ होगा तो फिर भी आपका 33 ATP बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल नियर रूट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट इंक्रीजेज। तो यार ये तो हो जाएगा, सेलाइन कंडीशन हो जाएगी तो फिर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। एक है बायो इल्यूमिनेसेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो एक ल्यूसीफरेज, ये चीज़ें पॉइंट आउट है, आप इनको नोट कर लेना, मैंने इसे लिख दिए यहाँ पे लर्न करने के लिए, कि जो इंजाइम डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है वहाँ पर भी, क्योंकि चमक पैदा होती है तो उसमें एंजाइम ल्यूसीफरेज और ल्यूसीफेरिन प्रोटीन भाग लेते हैं जिससे कि चमक पैदा होती है। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस में आपका एक एंजाइम ल्यूसीफरेज है, वो किसी सबस्ट्रेट का जो है ऑक्सीडेशन कराता है जिससे चमक पैदा होती है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल है, कई बार पूछ लेते हैं, पेपर में आ जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लोकेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है। अगर आप जाओगे बैक्टीरिया में तो वहाँ आपको मीजोजोम के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा है ये बेस्ड ऑन मिचेल केमियोस्मोटिक थ्योरी। तो एक पीटर मिचेल थे, उनकी जो थ्योरी थी केमियोस्मोटिक थ्योरी, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो प्रोटॉन है वो आपके मेम्ब्रेन में एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं, और फिर जो है मेम्ब्रेन पर एक ग्रेडियंट पैदा होता है, और वही ग्रेडियंट जो है ATP फॉर्मेशन में मदद करता है। तो यहाँ लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वो एक सवाल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो एक सवाल है जो पूछा जाता है कि भैया कौन सा एंजाइम जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है और काम करता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, A3 कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 है ऑक्सीजोम F1 F0 कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ATP सिंथेज एंजाइम। ठीक है, तो यार 5 कॉम्प्लेक्स है, आप आगे डायग्राम में देखोगे एक एक को, इन पर हम देखते हैं अभी काम कैसे होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कुछ सवाल हैं डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्ट ही रहेंगे, याद करने हैं आपको। देखो
सबसे पहले आपको दिखेगा एक येलो कलर का, जो ये एक डायग्राम एनसीईआरटी से मैंने लिया है क्योंकि रेफरेंस डायग्राम लेना चाहिए, ठीक है, ये भी बात है, रेफरेंस में ये लिया है मैंने। तो यार ये आप देख सकते हो, आप एक साइड में आपका जो है मैट्रिक्स है, एक सेकंड में यहाँ पे, यहाँ एक सेकंड आपको दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर, और एक साइड में आप जाओगे तो आपको मिलेगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये IMS है इधर, ठीक है, और बीच में जो है वो मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यार इस मेम्ब्रेन पर होता क्या है, कैसे होता है, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी NADH2 की, जो आपका है हमारे पास। NADH2 का ऑक्सीडेशन ये मैट्रिक्स साइड पे होगा, पहला एंजाइम जो है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, दैट विल ऑक्सीडाइज दिस NADH2, उसका ऑक्सीडेशन होगा, एंजाइम का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये L शेप का एक एंजाइम होता है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आपके, जब देखो ऑक्सीडेशन होगा, NADH2 टूटेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से FMN को जाएंगे। ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन आपके FMN को जाएंगे, उसके बाद आयरन सल्फर क्लस्टर्स को जाएंगे, यहाँ पर आयरन सल्फर क्लस्टर है, ठीक है, इनका सबका, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा क्यों जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो अगले वाला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो पहले वाले से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन FMN से FES को जाएंगे, FES से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को जाएंगे। यूबिक्विनॉन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो मेम्ब्रेन के बीच में मिलता है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। Ubiquinone is a mobile electron carrier that is present in the membrane, which will reduce after having the electron from iron sulfur cluster from the NADH dehydrogenase, and further it will take hydrogen from the matrix। तो मतलब ये हाइड्रोजन भी मैट्रिक्स से ले लेगा, यहाँ से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन ले लेगा और रिड्यूस होकर के यूबिक्विनॉल बना लेगा, यूबिक्विनॉल, ठीक है। अभी आप ध्यान रखना, मैंने NADH2 से शुरू किया है और यूबिक्विनॉल बना लिया है इसने। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जैसे कि हायर लोग देख रहे हो उसको, तो यहाँ पर आपको क्विनॉन साइकिल यहाँ पर चलती है, यूबिक्विनॉल के बीच में यहाँ क्विनॉल साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है घूम घूम के वापस। तो क्विनॉन साइकिल के सवाल आपके पेपर में नहीं आते हैं, बस ये बात ध्यान रखना, ये नेट का एग्ज़ाम नहीं है कि JRF का नेट का एग्ज़ाम है तो आपसे जो है ये पूछा जाएगा क्विनॉन साइकिल के बारे में। तो पर भी ध्यान रखना, क्विनॉन साइकिल यहाँ चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1-2 आगे जाते हैं, एक फिर से वापस आता है, ऐसा है, वो कभी फिर टाइम लगेगा तो बता दिया जाएगा। तो ये यूबिक्विनॉल बनता है। अब फर्दर आप ऐसे समझे कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जो है बाबू यूबिक्विनॉल के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 को आएंगे, और ये मेन बात है, आप इसको गलती ना करना, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 इसको इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं कहाँ से, पहले वाले कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो बाबू ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन 1st to 3 जाते हैं, 1st to 2nd नहीं जाते, 1st to 3 to 4, 1st to 3 to 4, ये लर्न कर लेना। तो यूबिक्विनॉल को इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे देगा किसको, साइटोक्रोम B को देगा, ठीक है, ये फिर इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर, इसको यहाँ पर अगर कभी आपको मिले सवाल तो इसको रिएस्के सेंटर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आयरन सल्फर सेंटर ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को जाएंगे, ये साइटोक्रोम C1 है। तो इसी दौरान आप देख रहे होंगे एक हाइड्रोजन का मूवमेंट आपको दिखाया गया होगा, ये इस तरह से हाइड्रोजन आपको दोनों तरफ से मूव होती हुई दिखी होगी, यहाँ भी दिखी है और यहाँ भी दिख रही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपको मूवमेंट होती हुई दिख रही है। तो हाइड्रोजन जो है वो क्यों मूव हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से जो एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एनर्जी जो है हाइड्रोजन को उधर पंप करने में मदद करती है, आपके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ, ठीक है। अब आप यहाँ ये कैलकुलेट ना करने बैठ जाना कि NADH2 टूटने से तो 2 ही हाइड्रोजन निकली थी, ठीक है, वो वाला कैलकुलेशन ना करना। मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोजन जो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में गई हैं और वहाँ जा करके हाइड्रोजन पहुँच गए उधर, अभी हम इतना ही बात करेंगे, हाइड्रोजन उधर चली गई है। फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C1 से, देखो ये साइटोक्रोम C1 को गए, अब ये साइटोक्रोम C1 इसको साइटोक्रोम C को देगा। साइटोक्रोम C जो है बाबू ये एक कॉपर कंटेनिंग, ये भी सवाल बनता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ मिलती है। ये सवाल पूछते हैं कि किधर मिलती है, तो इट प्रेजेंट इन टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस
एंड हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू द कॉम्प्लेक्स 4। यानी कॉम्प्लेक्स 4 और थर्ड के बीच में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज द साइटोक्रोम सी। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब साइटोक्रोम सी जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे आती है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। यहाँ भी आप देखोगे कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, कॉपर बी। तो बाबू यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये सवाल आता है कॉपर कंटेनिंग सेंटर, क्या पूछते हैं, कॉपर कंटेनिंग सेंटर कौन सा होता है, कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है जिसमें कॉपर सेंटर्स होते हैं। आप पढ़ोगे, आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2 कॉपर सेंटर हैं, कॉपर नहीं है, 2 कॉपर सेंटर, कॉपर 3 होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होते हैं, ठीक है। तो 2 कॉपर सेंटर वाला आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो कॉपर जो है वो Cu+2 में रहता है, क्यूप्रिक, और फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्यूप्रस हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं तो वापस से वो क्यूप्रिक हो जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ आयरन होता है तो वो फेरिक होता है, Fe+3 होता है, फिर इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर आप Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस से Fe+3 हो जाता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Fe+2 टू Fe+3, ऐसा है। So now the electron are coming from the cytochrome C, the mobile electron carrier between the complex third and the fourth is going to the complex 4. Now complex 4 में कौन है, कॉपर है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, कॉपर बी है। तो यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस चेन में ऐसे बताते हैं साइटोक्रोम A3 के पास आते हैं, ये ऐसे कॉपर बी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, साइटोक्रोम A3 के पास आएंगे फाइनली इलेक्ट्रॉन। और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जब इस कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं तो बाबू यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है, फाइनल ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो यहाँ पर फाइनल जो हो रहा है वो टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीजन के यहाँ नहीं हो सकता है ऐसा। ऑक्सीजन की यहाँ रिक्वायरमेंट थी तो फाइनल ऑक्सीजन मिल गई, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जो हाइड्रोजन थी जो NaDH2 से निकली थी उससे जुड़ करके इसने वाटर का फॉर्मेशन किया है। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है यहाँ, ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, फाइनली ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और यहाँ पर आपका वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में भी आप देख सकते हो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मूवमेंट दिखाया गया है। तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, फर्स्ट येलो ग्रीन रेड, तीनों में हाइड्रोजन जो है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो है वो आपके मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चले गए हैं। तो हमें इससे ये फायदा हुआ है, अभी आप दिमाग में रखोगे इतना फायदा हुआ है ऐसा। अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लो हम FADH2 से बात करें, क्योंकि हमारे पास FADH2 भी मिला था क्रैब साइकिल में, याद होगा आपको। तो FADH2 जो है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेकंड है, यहाँ पर जहाँ सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है यहाँ बनता है, और यहाँ वो ऑक्सीडाइज होता है इस एंजाइम के थ्रू, फिर वो आयरन सल्फर को भेजता है इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ये भी कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देता है और यूबिक्विनोल बनाता है। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आए चाहे कॉम्प्लेक्स 2 से आए तो दोनों यूबिक्विनोल को जाएंगे, और यूबिक्विनोन फर्दर जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्रोजन भी कैरी करता है, और वो हाइड्रोजन जो है वो मैट्रिक्स से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो इलेक्ट्रॉन आर कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2, दे आर ऑल्सो गोइंग टू द कॉम्प्लेक्स 3 वाया यूबिक्विनोन। Electron are coming from the complex 1 and via ubiquinone they are going to the complex 3 also, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से फर्दर जाते हैं आगे। तो ये ध्यान रखना। अब बात ये है बस छोटी सी कि जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से आएंगे तो प्रोटॉन जो है कम ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 वाले तो नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स 1 के प्रोटॉन तभी ट्रांसपोर्ट होंगे जब आपका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से चलेगा। तो ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स 2 से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं थर्ड के पास तो प्रोटॉन जो है कम पंप होंगे एज कंपेयर टू द NaDH2। तो यही एक मुख्य कारण है कि NaDH2 से ज़्यादा ATP बनते हैं और FADH2 से कम ATP बनते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कम होता है। अब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के कारण होगा ये कि इस मेम्ब्रेन पर एक ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। वही ग्रेडियंट जो है यहाँ पर ATP फॉर्मेशन में मदद करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आपके प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और नीचे आपके प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो while the protons are coming from this side to the this side, यानी मैट्रिक्स में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में जब आएंगे तो आपकी जो F1 वाली यूनिट है ATP सिंथेज की बाहर वाली, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, और जिन चेंजेस की वजह से आपका ADP और फॉस्फेट मिल करके ATP का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब 2 हाइड्रोजन मूव करते हैं तो एक ATP बनता है,
जबकि आप ध्यान रख सकते हो 3 हाइड्रोजन मूव करने से एक एटीपी बनता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि NaDH2 जो है वो 3 एटीपी फॉर्मेशन कराता है और जो FADH2 है वो आपका 2 एटीपी फॉर्म कराता है। ठीक है, जब उसके मतलब उसकी वजह से जो प्रोटॉन उधर गए होते हैं, जब वो प्रोटॉन वापस आते हैं तो 2 एटीपी बनते हैं, और जो NaDH2 की वजह से प्रोटॉन उधर गए थे जब वो वापस आते हैं तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि NaDH2 के ऑक्सीडेशन से हमें 3 एटीपी मिलते हैं और FADH2 के ऑक्सीडेशन से हमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अच्छी किताबों में लिखा है 3 प्रोटॉन का मूवमेंट है, एनसीईआरटी ने लिखा है 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, तो एक बार उसको थोड़ा देख लेना, सवाल जो है किस लेवल का पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर आपने खूब सारे एटीपी का फॉर्मेशन किया है। फिर फर्दर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने एटीपी किससे बने हैं, हमें कितने एटीपी कहाँ से प्राप्त होंगे, कौन सा NaDH2 कहाँ से आया है, मतलब कितने एटीपी देगा। फाइनली हमने पीछे पढ़ा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी मिलते हैं। वो हमें कैसे मिलते हैं, बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रोक रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा, देखा नहीं जाएगा। तो आप यहीं तक इस वीडियो को 1-2 बार देखना, चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है ना, बने रहेगा चैनल के साथ, आपको ऐसी और अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।